हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए जो है कि कितना ज़रूरी है वो जो है कि आप देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कल हम लोग साइंस की क्लास 10th की साइंस की हम लोग जो है कि चैप्टर 1 को कंप्लीट किए थे। जैसे उसी तरह आज हम लोग चैप्टर 2 को भी कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। देखिए इस चैप्टर को जो है कि पढ़ने से पहले आपने थंबनेल में देखा होगा टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के पूछे गए प्रश्नों के साथ में। तो देखिए ये पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी हम लोग जो है कि यहाँ पर क्लियर करेंगे। और देखिए सबसे पहले मैं कुछ प्रश्नों को दिखाना चाहूँगा ताकि फ्रेंड्स आपको बिलीव हो जाए कि हमें जो है कि एनसीईआरटी पढ़ना जो है कि कितना ज़रूरी है। ये देखिए ये आपका एक प्रश्न है जो कि आपके टीआरई 3 री एग्ज़ाम में पीआरटी में पूछा गया प्रश्न है। ये 138 नंबर का जो कि इसी जो है कि चैप्टर से पूछा गया है। यहाँ पर ये देखिए टीआरई 1 आपने दिया होगा पीआरटी का, जिसमें टीआरई 1 पीआरटी में ये प्रश्न पूछा गया था, इमली में कौन सा जो है कि अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सभी का आंसर हम जो है कि बाद में बताएंगे। सबसे पहले एक और यहाँ पर स्लाइड यहाँ पे दिख रही होगी, तो यहाँ पर देखिए ये टीआरई 2 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। 6 to 8 में गणित और जो है कि जो साइंस वाला जो पेपर हुआ था 6 to 8 वाला, उसमें टीआरई 2 में ये प्रश्न देखिए 133 नंबर का बिल्कुल और 134 नंबर का बिल्कुल जो है कि इसी चैप्टर से जो पूछा गया था। इनका सभी का आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 127 नंबर का प्रश्न है जो कि 6 to 8 टीआरई 2 में पूछा गया था साइंस में, और ये प्रश्न देखिए बिल्कुल जो है कि इसी चैप्टर से पूछा गया था। ठीक है, तो ये इतने सारे जो है कि प्रश्न आपके आ रहे हैं एग्जाम में। तो देखिए टीआरई 4.0 के लिए हम लोग चैप्टर 2 को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो जो मैं चीज़ें हाईलाइट किया हूँ वो जो है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ों को आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर देखिए जो है कि अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। और देखिए नींबू पानी सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। ठीक है, तो इनको जो है कि हमें पढ़ना है। और देखिए यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न बना था टीआरई 3.0 में जो री एग्ज़ाम हुआ था जिसका रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर देखिए अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। देखिए इसकी पीडीएफ भी मैं जो है कि टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से सबसे पहले मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दिखा दूं कि इस चैप्टर को कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए जो जो चीज़ें हाईलाइट हैं वो जो है कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर देखिए मैं इस चैप्टर से संबंधित जो है कि आपको एमसीक्यूज भी करवाऊँगा। और एमसीक्यूज हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप जो है कि देख सकते हैं सबसे पहले आपको प्रश्न मिलेंगे और फिर उसके बाद प्रश्न मिलने के बाद जो है कि उस प्रश्न का यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जो है कि प्रश्न मिलेगा और उस प्रश्न के नीचे जो है कि किस जो है कि कहाँ से पूछा गया है ये जो हम प्रूफ भी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए अम्ली वर्षा कब होती है, ये एमसीक्यूज है। और जो हम चीज़ें ऊपर पढ़ेंगे उसका जो है कि पेज का कटिंग मार्क भी आपको हम दिखाएंगे। यहाँ से इसका आंसर है और यहाँ से ये देखिए ये प्रश्न है और यहाँ से इसका जो है कि आंसर है और यहाँ से ये प्रश्न है और यहाँ से देखिए ये इसका जो है कि यहाँ पर ये दो प्रश्न हैं और एक ही यहाँ पर देखिए यहाँ से ये प्रश्न बने हैं और यहाँ से देखिए ये यहाँ से प्रश्न है और यहाँ से ये इसके जो है कि सोर्सेस हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी कन्फ्यूजन हैं वो जो है कि आपके दूर हो जाएंगे और इस चैप्टर से संबंधित जो है कि आपके जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे अवश्य आप उनको बना पाएंगे। ठीक है, देखिए भोजन का स्वाद खट्टा एवं कड़वा होता है किसके कारण, तो अम्ल एवं जो है कि क्षार के कारण। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है। और यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा अगर आप जो है कि नीचे जाएंगे तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मैं जो चीज़ों को हाईलाइट किया हूँ यहाँ से देखिए अम्लों का स्वाद खट्टा होता है
तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अम्ल जो है कि खट्टा होता है और अम्ल क्या करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। जबकि क्षार का स्वाद कड़वा होता है, तो ये भी लिखेंगे कि क्षार का स्वाद कड़वा होता है और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। और यहाँ पे देखिएगा लिटमस एक क्या है, तो प्राकृतिक सूचक है, ये भी प्रश्न बनता है। और यहाँ पे देखिए जो अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन जो है कि उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा क्षार क्या करते हैं, तो जो है कि जलीय विलयन में OH- जो है कि आयन देते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, धनायन होते हैं और जो है कि क्षार क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं, ठीक है। अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनाइलैथलीन और का प्रयोग जो है कि कर सकते हैं। किसके लिए, तो अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आप मेथिल ऑरेंज और फिनाइलैथलीन इनका जो है कि उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बना है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है। यहाँ से देखिए अम्ल के कुछ उदाहरण हमने जो है कि पेन से नोट डाउन किए हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए अम्ल के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो अम्ल देखिए HCl, H2SO4, CH3COOH और यहाँ पे देखिएगा सिट्रिक अम्ल जो कि C6H8O7, ये क्या है, अम्ल हैं। और क्षार के हमने कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे लिखे हैं, तो NaOH, KOH और NH4OH, ये क्या हैं, तो क्षार के कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे, यहाँ से देखिएगा अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। तो ये आप जहाँ से ध्यान देंगे। और यहाँ से एक अभिक्रिया यहाँ से आपको कुछ हिंदी में लिखी गई है। अम्ल प्लस धातु का जब अभिक्रिया कराएंगे तो उत्पाद में हमको क्या मिलेगा, तो लवण प्लस जो है कि हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आपके जो है कि ये क्या है, तो यहाँ से अब देखिए आपको धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके प्रश्न नहीं बनते हैं। और यहाँ से जो है कि आप कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करिएगा। यहाँ से देखिए चूना, पत्थर और खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। तो ये आप जो है कि याद रखेंगे। और ये जो है कि आपकी अभिक्रिया है। जब आप यहाँ पर कोई धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है कि जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो उत्पाद में क्या बनेगा, तो लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का त्याग होगा, ठीक है। तो ये जो है कि आपकी अभिक्रिया है, इसको याद रखेंगे। और यहाँ से देखिएगा अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप जो है कि एग्जाम में प्रश्न बनता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप जो है कि इसका आंसर यहाँ ऐसे देंगे कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है, इसे जो है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये जो है कि उदासीनी अभिकरण की यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, क्षार और प्लस लवण की जब अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो लवण प्लस जल बनेगा। अब अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अब देखिएगा जब अम्ल का आप जो है कि धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ से आप जो है कि देख सकते हैं धातु ऑक्साइड और अम्ल का जो है कि यहाँ पे अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण तथा तो जल बनेगा ही। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं जो मैंने हाईलाइट किया है, क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। और यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, तो ये क्षारीय होते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा धात्विक, यहाँ पे देख सकते हैं क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, धात्विक के बाद अधात्विक जो है कि ऑक्साइडों की अभिक्रिया देख लेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। तो देखिए ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये जो है कि आप याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे
अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ से इस पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और देखिएगा सभी अम्लों एवं क्षारकों की जो है कि क्या समानताएं हैं, तो यहाँ से देखिएगा अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, और यहाँ से जब आप देखेंगे ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह होता है। तो जो है कि यहाँ से इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। और विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। अम्ल में धनायन H+ ऋणायन जैसे HCl, Cl-, HNO3, NO3- CH3COOH में, और CH3COO- और H2SO4 में SO2- में होते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। और यहाँ से कुछ फैक्ट आपके और निकल के आते हैं। अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+, यानी कि अम्ल जो होता है H+ आयन उत्पन्न करता है, और इसी कारण इसका गुणधर्म अम्लीय होता है, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखेंगे। और यहाँ से देखिएगा कुछ और फैक्ट आपके निकल के आते हैं। और यहाँ से देखिएगा यहाँ पे देखिए किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ से देखेंगे जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। तो ये प्रश्न बनता है कि किसकी उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, तो जल की उपस्थिति में, ठीक है। इसको मैं MCQs में भी डाला हूँ ताकि जो है कि आप भूल ना सके। और यहाँ से देखिएगा सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो यहाँ से ये आप जो है कि याद रखेंगे। और यहाँ से देखिएगा सभी क्षारक, यहाँ पे देखिएगा सभी क्षारक H+ तथा सभी अम्ल H+ और सभी क्षारक OH- उत्पन्न करते हैं। तो एक लाइन में आप लिख लेंगे कि जो सभी अम्ल होते हैं वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और जो सभी क्षारक होते हैं या क्षार होते हैं वो OH- उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है कि आप याद रखिएगा। और ये जो है कि यहाँ से इसकी अभिक्रिया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से देखिए जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत जो है कि ऊष्मा जो है कि क्षेपी होती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ और OH जो है कि माइनस में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तो तनुकरण किसे कहते हैं, तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से कुछ और फैक्ट निकल के आते हैं। यहाँ से देखिए अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ आपके प्रश्न बनते हैं। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स इस जो है कि चैप्टर से आपके गिने चुने 10 ही ऐसे जो है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो जो है कि आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिएगा pH में P सूचक है, और पुषांश एक जर्मन शब्द है, और जिसका अर्थ क्या है, शक्ति है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका बन सकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH मान उतना ही कम होगा। ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, यहाँ से देखिएगा किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है। तो देखिए किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है। उदासीन का pH मान 7 होता है। और यहाँ से देखिए pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम हो तो वो अम्लीय होता है, यानी कि 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा। और यहाँ से देखिए 7 से 14 के बीच में यानी कि 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, OH की सांद्रता को दर्शाते हैं, यानी कि क्षार होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिएगा मैं कुछ जो है कि नोट डाउन किया हूँ आपके लिए। यहाँ से जो है कि यहाँ से देखिए अगर यहाँ से देखिए 7 से क्या होगा, 7 से जो है कि अगर 7 होगा तो उदासीन होगा, और जो है कि 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। इसको जो है कि आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए यहाँ से देखिएगा अगर दैनिक जीवन में pH का महत्व है, तो दैनिक जीवन में pH के क्या महत्व हैं, तो देखिए हमारा शरीर
7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। यानी कि हमारे ये भी जो है कि प्रश्न बनता है और मैं एमसीक्यूज में भी डाला हूँ कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो हमारे शरीर का जो है कि पीएच मान 7 से 7.8 जो है कि पीएच के बराबर मतलब बीच होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि जो है कि अम्लीय वर्षा कब होती है। तो अम्लीय वर्षा उस टाइम होगी जब जो है कि जल का पीएच मान 5.6 से कम होगा, ठीक है। तो ये इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है जो कि आप यहाँ से देखिए जो है कि एनसीईआरटी में कितना बढ़िया तरीके से दिया है, क्या आप जानते हैं, ठीक है। तो देखिए शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। तो यहाँ से इस जो है कि एक लाइन को याद रखिएगा, बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न बनता है और मैं एमसीक्यूज में भी बनाया हूँ, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान, तो देखिए अच्छी उपज के लिए क्या होता है, तो एक विशिष्ट पीएच जो है कि पारस की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और जो है कि आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए हमारे जो है कि पाचन तंत्र का पीएच मान कितना होता है। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स आपके एग्जाम में। यहाँ से जो है कि आप याद रखिएगा हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि उत्पन्न करता है। तो एक लाइन ये याद रखना है कि जो है कि हमारा जो उदर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुँचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसको जो है कि आप याद रखेंगे। अपच की स्थिति में उदर अत्यंत मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जो है कि जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। तो एंटासिड क्या है, तो क्षारक होता है। इसको जो है कि आप याद रखेंगे। यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कि हमारा उदर जो है कि क्या उत्पन्न करता है, तो हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। और जो है कि अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण क्या होता है, तो उदर में जो है कि दर्द एवं जलन का जो है कि अनुभव होता है। और इस दर्द से मुक्त होने के लिए हमें कौन सी एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, तो एंटासिड आप जो है कि यहाँ से देख सकते हैं। एंटासिड जो है कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है। और पीएच के परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। देखिए यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यानी कि फ्रेंड्स जब आपके जो है कि मुंह का पीएच मान देखिए 5.5 से अगर कम होने लगेगा तो आपके जो है कि दांत जो है कि सड़ने गलने लगेंगे, ठीक है। दांतों का इनेमल दंत वल्क कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट व क्रिस्टलीय रूप से बना होता है जो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है, ठीक है। लेकिन मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित होने लगता है। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। और देखिए मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय रोका जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ से देखिए मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जाता है। तो यहाँ से एक दो फैक्ट हैं, आप इनको याद रखेंगे। और देखिए इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा फ्रेंड्स। और जो है कि आप जो है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से जो है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को जो है कि डाउनलोड कर लीजिएगा। और सबसे पहले इस वीडियो को देखिएगा, फिर उसके बाद पीडीएफ से जो है कि जो मैं चीज़ें हाईलाइट किए हूँ उसको जो है कि आप नोट डाउन करके अपना नोट बनाइएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। देखिए मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिए मारे गए डंक में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। यहाँ से देखिए नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल
छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द होता है। तो यहाँ से मैं एमसीक्यूज में डाला हूँ कि जो है कि डंक वाले जो बाल होते हैं वो क्या छोड़ते हैं, तो मेथनोइक अम्ल छोड़ते हैं, और मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण हमें क्या होता है, दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। ठीक है, और देखिए जो मारे गए डंक को जो है कि आप बेकिंग सोडा एवं दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एक पौधा का नाम दिया हुआ है। देखिए नेटल एक क्या है, तो शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है, और इस पत्तों के डंकनुमा बाल होते हैं, जो अगर यहाँ से इन बालों में मेथनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखेंगे फ्रेंड्स आगे, और यहाँ से देखिए आपके लगभग एग्जाम में प्रश्न 2 या 3 बना था। और यहाँ से देखिए प्राकृतिक स्रोत अम्ल, प्रकृति अम्ल, यहाँ से देखिएगा सिरका है जो कि आपके एग्जाम में TRE 3 में प्रश्न बना था। तो सिरका क्या है, तो सिरका एक अम्ल है, और जो है कि एसिटिक अम्ल है सिरका। ठीक है, और यह कैसा होता है, तो खट्टा होता है। ठीक है, और यहाँ से अम्ल क्या है, तो लैक्टिक अम्ल है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा संतरा क्या है, तो संतरा जो है कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरे में। और यहाँ से देखिएगा इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो नींबू है। और यहाँ से देखिएगा अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा इमली। और यहाँ से ये प्रश्न आपके TRE 1 में बना था, जो मैं ऊपर प्रश्न आपको दिखाया था। तो इमली में देखिए टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ से ये चींटी का डंक होता है। और यहाँ से देखिए मेथनोइक अम्ल होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए टमाटर में जो है कि टमाटर में कौन सा जो है कि अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है, नेटल का डंक, और यहाँ से देखिए मेथनोइक अम्ल है। ठीक है, तो इतना जो है कि आप याद रखिएगा इस जो है कि ग्राफ को। और देखिए लवण से संबंधित और भी जानकारियाँ हैं, जिसमें फ्रेंड्स और भी हमें यहाँ पर देखिए प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण के pH मान जो है कि 7 होता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण के pH मान कितना होता है, 7 होता है, तथा जो है कि ये उदासीन होते हैं। और यहाँ पे जबकि अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का pH मान 7 से कम होता है। यानी कि इसको आप याद रखेंगे, प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षारक होगा जिसका pH मान कितना होगा, तो 7 से कम होगा, और ये क्या होंगे, अम्लीय होते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के pH मान 7 से अधिक होता है, और तथा ये क्षारीय होते हैं। तो इतना जो है कि आप यहाँ से मेन फैक्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और यहाँ से देखिए इसका भी जिक्र आपके NCERT में किया गया है, साधारण नमक से रासायनिक रसायन। ठीक है, तो यहाँ से कुछ आपको ज़्यादा फैक्ट याद नहीं रखना है, बस आपको महात्मा गांधी और दांडी यात्रा से संबंधित हैं, और स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, वो आप जो है कि दूसरे सब्जेक्ट का विषय है, उसको जो है कि हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में देखेंगे। दांडी यात्रा आपके जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी है, उसको हम लोग देखेंगे। और यहाँ से देखिए साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। तो देखिए साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। तो हमारे जो है कि खाने वाला नमक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग वाशिंग सोडा और विरंजक चूर्ण, इनके बारे में जो है कि हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड करता क्या है, तो देखिए क्लोरीन गैस एनोड पर एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से देखिए विरंजक चूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि जिससे प्रश्न आपके TRE 3 में बना था। ठीक है, तो देखिए सोडियम क्लोराइड लवण के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का यहाँ पे सूत्र आपसे पूछा जाता है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2। ठीक है, ये क्या है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। और बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, बुझा हुआ चूना का सूत्र है। ठीक है, अब देखिए आगे विरंजक चूर्ण के बारे में हमें जो है कि इसका उपयोग क्या है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजक के लिए
कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में किया जाता है और पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो इसको जो है कि आप देखेंगे। और बैंकिंग सोडा का जो है कि सबसे पहले सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। ठीक है, बैंकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसका सूत्र क्या है, NaHCO3। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये अभिक्रिया जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए आगे फ्रेंड्स, देखिए बैंकिंग सोडा। तो बैंकिंग सोडा के बारे में जो है कि यहाँ से देख सकते हैं आप। और देखिए धोने वाला सोडा। तो सबसे पहले प्रश्न जो मैं ऊपर दिखाया था, बस उसमें धोने का सोडे का जो है कि फार्मूला पूछा था। तो धोने का सोडा का जो है कि फार्मूला क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या है, धोने का सोडे का जो है कि रासायनिक सूत्र है। और अन्य नाम जो है कि अन्य रसायन जिन्हें सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें जो है कि आपको धोने का सोडा का जो है कि इसमें फार्मूला याद रखना है और उपयोग। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है धोने के सोडे का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो यहाँ से ये उपयोग और सूत्र आपने याद रख लिया। और देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका भी देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले फार्मूला पूछा जाता है। तो इसका अन्य नाम क्या है, जिप्सम को 373 K पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट CaSO4 1/2 H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिप्सम का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं। यानी कि जो प्लास्टर होता है, जो आपका जो है कि कोई भी अंग हाथ पैर टूट जाता है, तो उसमें देखे होंगे आप, जब डॉक्टर प्लास्टर करता है वही क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, एक सफ़ेद चूर्ण है। ठीक है, जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ बनाता है। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से कुछ और भी यहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि दीवार को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ और भी आपके जो है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। और यहाँ से देखिए ये चैप्टर जो है कि आपका ख़त्म होता है। अब देखिए हम लोग इस चैप्टर को जितना भी हम लोग पढ़े हैं उससे संबंधित MCQs को हम लोग करेंगे, तभी जो है कि हमारा जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये जो आपके बुक में दिया गया है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा, तो जो है कि इसका आंसर हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है कि 10 होगा। तो सबसे पहले आप जो है कि इसमें कन्फ्यूज हैं कि कौन लिटमस पेपर को कैसा रंग देता है, तो क्या होता है। तो इसमें जो है कि आप जो है कि एक जो है कि उसमें 2 शब्द आप याद रखेंगे, अनिल क्या करेगा, तो देखिए फ्रेंड्स अनिल जो है कि यहाँ पर अनिल क्या होगा, तो जो अनिल का मतलब जो अम्ल, का मतलब जो अम्ल होगा, अम्ल क्या करेगा, तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, इससे आप याद रखेंगे। और छालनी का मतलब ये जो क्षार होता है, तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ये 2 शब्द आप याद रखेंगे। और देखिए अगर 7 से ज़्यादा pH मान होगा तो क्षार होगा, और 7 से कम अगर pH मान होगा तो वो अम्ल होगा। ये जो है कि आप याद रखेंगे। और ये इसमें एक और प्रश्न दिया गया है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया देती है। इस विलयन में क्या होता है, तो HCl होता है। यहाँ पर ये आप जो है कि याद रखेंगे। ठीक है, डायरेक्टली फ्रेंड्स आपके NCERT के चैप्टर के एंड में जो अभ्यास देता है, डायरेक्टली भी प्रश्न उठाए जाते हैं, तो इसको आप जो है कि याद रखेंगे। तो और यहाँ से ये प्रश्न आप देखिएगा, बिल्कुल आपके TRE 3 में बिल्कुल यही प्रश्न उठाकर पूछा गया था, तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से
पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा आवश्यक होगी। तो यहाँ से बस आपको ये लॉजिक लगाना है कि यहाँ से 10 से दोगुना हुआ है 20 हुआ है, तो यहाँ से इसको भी दोगुना कर देंगे। तो देखिए 8 में अगर दोगुना करेंगे तो यहाँ पे 16 ml हो जाएगा और 16 ml ही हमारा राइट आंसर है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और आपने जो है कि ऊपर क्या पढ़ा था कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो एंटासिड जो है कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो है कि आपके अभ्यास में प्रश्न दिया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, जितना भी आपने चीज़ों को पढ़ा ऊपर, इनको जो है कि देखिए MCQs में मैं सभी जो है कि चैप्टर को सभी फैक्ट को जो है कि MCQs में डाल दिया हूँ। MCQs करने का ये मतलब है कि जो है कि जितना चीज़ें आपने ऊपर पढ़ा वो जो है कि आपकी क्लियर होंगे, ठीक है। यहाँ पे माइंड में भी आपके बैठ जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है, अम्लीय वर्षा कब होती है। तो अम्लीय वर्षा कब होती है, जब जो है कि जल के pH मान जब 5.6 से कम होता है, तब जो है कि अम्लीय वर्षा होती है। जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से दैनिक जीवन में pH का महत्व तो हमने ऊपर पढ़ा था। और यहाँ से देख सकते हैं वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स देखिएगा, आगे हम लोग प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के कैसे बादलों से बना है। तो मोटे, श्वेत एवं पीले। उपर्युक्त में से जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर जो है कि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। और यहाँ से ये प्रश्न हमने ऊपर आपको जो है कि दिखाया था। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल एक ही जगह से आपके दोनों प्रश्न बने थे। और यहाँ से देखिए, यहाँ से शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे, श्वेत व पीले बादलों से बना है। तो यही लाइन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में उठाकर पूछ दी जाती है और फ्रेंड्स आप जो है कि प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो देखिए NCERT के अगर देखिए छोटे छोटे चैप्टर हैं, छोटे छोटे जो है कि बुक्स हैं, उनको जो है कि आपको बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पर देखिए, मुंह में pH का मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए मुंह में जो है कि pH मान कितना होने पर जो है कि दांतों का जो है कि सड़न गड़न जो है कि स्टार्ट हो जाती है। तो जो है कि फ्रेंड्स 5 जो है कि 5 से अगर कम हो जाएगा मुंह का pH मान, तो जो है कि हमारे जो है कि दांतों में सड़न और गलन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि क्षय होने प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है। और इस प्रश्न को हमने ऊपर पढ़ा था। और यहाँ से एक और प्रश्न देखेंगे, ये दोनों प्रश्न आपके एक ही पेज से बनाए गए थे। और यहाँ से देखिए, अपच की स्थिति में उदर क्या उत्पन्न करता है और उदर में किस का अनुभव होता है। तो अत्यंत मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, दर्द का अनुभव होता है और जलन का अनुभव होता है। तो उपर्युक्त में से जो है कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। और यहाँ से ये दोनों प्रश्न फ्रेंड्स आपके यहाँ से आप देख सकते हैं, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। और यहाँ से देखिएगा, अपच की स्थिति में उदर में अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो एक आपका ये प्रश्न है। और जो है कि मुंह के pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय जो है कि प्रारंभ हो जाता है। एक प्रश्न आपका यहाँ से बना था, ठीक है। अब देखिएगा आगे फ्रेंड्स, यहाँ से नेटल क्या है। तो जो है कि नेटल फ्रेंड्स एक शकीय पादप है जो जंगल में उपजता है, ये भी सही है। और नेटल के डंक वाले बाल होते हैं, ये भी सही है। और इंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, तभी जो है कि हमें क्या होता है, दर्द और जलन का जो है कि अनुभव होता है। तो उपर्युक्त में से जो है कि सभी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ठीक है। तो 5 का जो है कि डी राइट आंसर है। और ये देखिए प्रश्न आपका कहाँ से बना था, तो इसी पेज से यहाँ पर देखिए ये यहाँ से बना था। और देखिए नेटल एक शाकी पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्ते में डंकनुमा बाल होते हैं। और यहाँ से देखिए इन बालों में मेथेनाइक अम्ल का स्राव होने के कारण दर्द होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से बना था, ये पौधा आपने ऊपर देखा होगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स आगे यहाँ पर देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन उत्पन्न करता है। तो हमारा उदर होता है, वही क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हमने ये भी ऊपर पढ़ा था, ठीक है। और देखिए उदासीन विलयन में pH मान
7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम होता है तो वह विलयन होता है। तो वह विलयन देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि आपके राइट आंसर क्या है, अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो है कि पीएच मान अगर 7 होगा तो उदासीन होगा, और जो है कि 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि यहाँ से बना था। यहाँ से उदासीन विलयन का पीएच मान यहाँ से देख सकते हैं 7, और किसी भी स्केल विलयन का 7 से कम होने पर यह अम्लीय होता है। ठीक है, और 7 से जो है कि अधिक होने पर ये क्या होते हैं, तो क्षारीय हो जाते हैं। तो इनको जो है कि आप याद रखिएगा, ये आपने ऊपर पढ़ देखा था। और यहाँ से देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, उसे कौन सा स्केल कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स यहाँ पर पीएच स्केल कहते हैं। आपने जो है कि ऊपर पढ़ा था, और यहाँ पर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा, इतना फैक्ट जो है कि आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ से देखिए, धात्विक ऑक्साइड व अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। तो देखिए, क्षारीय और अम्लीय जो है कि प्रकृति के होते हैं, धात्विक ऑक्साइड व अधात्विक ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और ये प्रश्न जो है कि आपका कहाँ से बना है, तो यहाँ से जो है कि आप देख सकते हैं, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो क्षारीय और अम्लीय दोनों होते हैं। यहाँ से ये दोनों प्रश्न आपके बनते हैं। और यहाँ से देखिए, जल में अम्ल का विलयन कौन करता है, तो जल में अम्ल का विलयन जो है कि यहाँ पर जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, विद्युत चालन। विद्युत चालन क्या करता है, तो जल में अम्ल का विलयन करता है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये प्रश्न आपका हमारा यहाँ से बना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अम्लीय विलयन में विद्युत प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। तो विद्युत जो है कि चलन के कारण होता है। यहाँ से जो है कि आपने देख लिया। और देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग यहाँ से कुछ और प्रश्न को देखेंगे। दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ किस अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच होती है, तो यहाँ से जो है कि तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया और ज्वलन के द्वारा जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हैं। यहाँ से ये प्रश्न आपका कहाँ से बना था, तो यहाँ से ये जो है कि आपने जो है कि देखा होगा चित्र नंबर 2.1 वाला। यहाँ से आप जो है कि यहाँ से इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए एक ही लाइन में यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से बन गया। और देखिए फ्रेंड्स, किसकी उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, जल की उपस्थिति में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है, हमने ऊपर बताया था। और ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से बन गया था, जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका यहाँ से बना था, जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे, और यहाँ से जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स बिल्कुल इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है। और यहाँ से ये प्रश्न आपका यहाँ से बना था, आप ऊपर पढ़ चुके हैं बिल्कुल। यहाँ से देखिएगा, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयतन की सांद्रता H3O+OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तो देखिए, परिभाषाएं भी आपको याद रखनी है और फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बना था। और देखिए फ्रेंड्स, आगे उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उदासीनी अभिक्रिया जो है कि उसे कहते हैं जो कि फ्रेंड्स अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए यहाँ पर राइट आंसर है। और ये प्रश्न आपका यहाँ से बना था, आपने ऊपर पढ़ा था, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये प्रश्न आपका जो है कि यहाँ से बना था, आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ से एक लाइन में आप यहाँ से क्षारक और अम्ल इनकी अभिक्रिया जब कराएंगे तो क्या बनेगा,
लवण तथा जल बनेगा उत्पाद के रूप में। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका यहाँ से बना था। और देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें फ्रेंड्स कहते हैं हम लोग गंध अम्लीय सूचक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। और देखिएगा ये प्रश्न हमारा कहाँ से बना था? तो ये प्रश्न हमारा यहाँ से बना था। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न होती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा ये प्रश्न आपका यहाँ से बना था। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर हमने जितने भी चीज़ें पढ़ाई हैं वहाँ पे आपको एमसीक्यूज में हमने कराया, ताकि फ्रेंड्स आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो सकें। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग लवण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न हमारा जो है कि कहाँ से बना था? तो अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है और एक यौगिक बनाती है, और उस यौगिक जो बनाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको लवण कहते हैं। तो ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से बना था, आप जो है कि इसको कैप्चर करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा कुछ और प्रश्न आपके होंगे। भोजन का स्वाद खट्टा एवं कड़वा किसके कारण होता है? तो भोजन का स्वाद फ्रेंड्स हमें जो है कि खट्टा एवं कड़वा अम्ल के कारण और क्षार के कारण, दोनों के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर है। और खट्टा देखिए, खट्टा होगा तो अम्ल होगा कि क्षार होगा, और जो है कि कड़वा होगा तो क्या होगा? वो हमने ऊपर बताया था। और नीचे भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ से ये आपका बना था, भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देखेंगे। और यहाँ से देखिए, किसी पदार्थ को अम्ल व क्षारक कैसा कर देता है? तो किसी जो है कि पदार्थ को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा ये प्रश्न आपका कहाँ से बना था? तो देखिए एक प्रश्न आपका यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। और यहाँ से एक और प्रश्न आपका बना था, तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, तो खट्टा होगा तो वो अम्ल होगा। और यह अम्ल क्या करता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। यानी कि भोजन कोई भी होगा जिसका स्वाद अगर कड़वा होगा तो वो क्या होगा? क्षारक होगा। ठीक है, और क्षारक क्या करता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आप जो है कि ये ट्रिक आप याद रखिएगा। सुनील नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे अनिल आप याद रखिएगा, अनिल और छालनी आप याद रखिएगा। अनिल से क्या होगा? यानी कि फ्रेंड्स अनिल से क्या होगा? तो अम्ल होगा जो वो क्या करेगा? तो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। ठीक है, और छालनी से मतलब क्या होगा? तो क्षार जो होगा वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो ये दोनों शब्द आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स देखिएगा, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। ये प्रश्न आपका बना था, लिटमस क्या होता है? तो लिटमस फ्रेंड्स एक प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और बिल्कुल पहले ही चैप्टर से ये तीनों प्रश्न आपके थे जो हमने ऊपर यहाँ से देखिए, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। हमने फ्रेंड्स इस चैप्टर को पढ़ाया और एमसीक्यूज भी कराया। क्यों कराया? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ऐसे भी प्रश्न बने हैं और आगे भी बनेंगे। ठीक है, हमारा मतलब ये था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट होता है। और देखिए जो है कि क्लास आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक भी करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और फ्रेंड्स ये इसका PDF टेलीग्राम चैनल से जो है कि डाउनलोड करके जो है कि उसको रिवाइज और जो है कि अपना नोट भी बनाइएगा। और कल मिलेंगे फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 3 के साथ, जिसका चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है उसको हम यहाँ पर बता देते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा है धातु एवं अधातु। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।